सभी किसान भाइयों को मेरा प्रणाम। मेरा नाम है डॉक्टर विवेक बेरवाल और मैं इस समय आर्म एंड हैमर एनिमल एंड फूड प्रोडक्शन कंपनी में कार्यरत हूँ। और आज का हमारा चर्चा का विषय है ट्रांजिशन पीरियड, इसके दौरान आने वाले चैलेंजेस और कैसे इन सब को ओवरकम किया जाए डिकेड बैलेंसिंग और बायोक्लोर की हेल्प से। तो आज का हमारा डिस्कशन का एजेंडा है ट्रांजिशन पीरियड। क्या होता है ट्रांजिशन पीरियड, इसकी डेफिनेशन और चैलेंजेस। व्हाट इज़ डीकैड, डीकैड नेगेटिव क्या होता है और इसका फिजियोलॉजिकल इम्पैक्ट डेयरी काऊ के राशन में क्या होता है। साथ में जो विकल्प ट्रांजिशन पीरियड के दौरान प्री फ्रेश राशन में इस्तेमाल करने के लिए उपलब्ध है, बायोक्लोर। और बायोक्लोर कैसे प्रोड्यूस किया जाता है, कैसे बनाया जाता है, क्या बायोक्लोर का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, कैसे बायोक्लोर काम करता है, और इसके बेनिफिट्स और जो भी ट्रायल, जो इंटरनेशनल ट्रायल हैं हमारे पास, और इससे संबंधित रिसर्च और कैसे बायोक्लोर को आप डेयरी काऊ के राशन में इम्प्लीमेंट करेंगे। साथ में इसके बाद समरी और कंक्लूजन। तो अब बात करते हैं ट्रांजिशन पीरियड की। ट्रांजिशन पीरियड बोला जाता है काविंग का दिन, जो आप ये एरो यहाँ देख सकते हैं। काविंग के दिन से 21 दिन पहले और 21 दिन बाद का समय, जो ये टोटल टाइम होता है, इसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन पीरियड। और ये पशु के एक लैक्टेशन पीरियड में, एक लैक्टेशन साइकिल में बहुत ज़्यादा क्रूशियल पीरियड होता है। और ट्रांजिशन का मतलब भी हम देखें तो बोला जाता है कि बदलाव एक स्टेज से दूसरी स्टेज में। ट्रांजिशन पीरियड के दौरान काफ़ी चैलेंजेस देखने को पाए जाते हैं और ट्रांजिशन पीरियड ही सेट करता है पशु को एक पूरी लैक्टेशन में ऑप्टिमम परफॉर्मेंस के लिए। 80% से ज़्यादा बीमारियां होने की संभावनाएं भी ट्रांजिशन पीरियड के दौरान ही होती हैं। जो पशु हैं हमारे, वो एक्सपीरियंस करते हैं काफ़ी हार्मोनल और एनर्जी से संबंधित चेंजेस ट्रांजिशन पीरियड के दौरान। ऐसा भी देखा जाता है कि ट्रांजिशन पीरियड के दौरान ड्राई मैटर इनटेक पशु का कम हो जाता है। ड्राई मैटर इनटेक पशु का कम होने के कारण नेगेटिव एनर्जी बैलेंस होने की संभावना भी होती है। रिसर्च के दौरान एक और चीज़ पाई गई है जिसे बोलते हैं डोमिनो इफेक्ट। इसका मतलब ये है कि अगर ट्रांजिशन पीरियड के दौरान अगर पशु को एक बीमारी होती है तो वो दूसरी बीमारियां लगने की संभावना भी कई गुना बढ़ जाती है। उदाहरण के तौर पर, अगर एक गाय को मिल्क फीवर है तो उसे मस्टाइटिस होने की संभावना लगभग 8 गुना बढ़ जाती है। और ट्रांजिशन पीरियड के दौरान ही सबसे ज़्यादा पशु की कलिंग देखने को मिलती है। अगर पशु को बहुत ज़्यादा बीमारियां हो जाती हैं और वह प्रोडक्शन के लायक नहीं हो जाता है तो ऑटोमेटिकली उसका कलिंग करना पड़ता है। इन सब बातों से हमें ये समझ में आता है कि हमें एक बहुत ही अच्छे फंक्शनिंग और हेल्दी ट्रांजिशन काउ प्रोग्राम की ज़रूरत है, ताकि जो पूरी लैक्टेशन का प्रोग्राम हम प्रॉफिटेबल लैक्टेशन के ऑपरेशन को हम प्रॉफिटेबल ऑपरेशन में कन्वर्ट कर सकें। तो अब बात करते हैं, अगर ट्रांजिशन पीरियड हम अच्छे से मैनेज नहीं कर पाते तो क्या उसके नेगेटिव आउटकम आते हैं। सबसे पहला तो है आरओपी, जेर का अटकना। दूसरा है मिल्क फीवर। तीसरा है सब क्लिनिकल हाइपोकैल्सीमिया। और इस बीमारी में देखने को मिलता है कि पशु ना तो टोटल मिल्क फीवर, कम्प्लीटली मिल्क फीवर में जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा भी कैल्शियम की डेफिशिएंसी नहीं होती कि पशु मिल्क फीवर में चला जाए। इसमें ब्लड में थोड़े अमाउंट में कैल्शियम की कमी रहती है, जिसके कारण ना पशु 100% एक्टिव रह पाता। और जिससे हमें ये देखने को मिला है कि काविंग के बाद उसका ड्राई मैटर इनटेक जितना उसे चाहिए वो नहीं ले पाता, और उसी के अकॉर्डिंग फिर उसका 100% जेनेटिक पोटेंशियल के अकॉर्डिंग मिल्क प्रोडक्शन भी नहीं हमें मिलता। तो ये ओपन अप मिल्क प्रोडक्शन को भी काफ़ी प्रभावित करता है। और सब क्लिनिकल हाइपोकैल्सीमिया को एक डेयरी फार्म का साइलेंट किलर भी बोला जाता है, क्योंकि इसमें ईजिली जो पशु के लक्षण दिखाई नहीं देते और 100% पशु प्रोडक्शन में भी नहीं आता।
और चौथा है कीटोसिस। अगर ड्राई मैटर इनटेक पशु का पूरा नहीं रहेगा, एनर्जी कमी होगी, तो धीरे धीरे पशु कीटोसिस में चला जाता है। तो इन सब बातों से ये भी हमें पता लगता है कि कितना इकोनॉमिकल इम्पैक्ट पड़ता है एक बुरे ट्रांजिशन पीरियड का एक पशु की लैक्टेशन साइकिल में और हमारे डेयरी व्यवसाय में। और अगर ट्रांजिशन पीरियड को हम अच्छे से मैनेज करते हैं तो ऐसा भी पाया गया कि लगभग 500 से 1000 लीटर तक का लैक्टेशन में प्रोडक्शन का डिफरेंस देखने को मिला है एक अच्छे हेल्दी प्रोडक्टिव एनिमल में। अब बात करते हैं कि डीकैड क्या होता है और इसका फिजियोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या है डेयरी काउज में। डीकैड का मतलब है डाइटरी कैटायन एनायन डिफरेंस, और ये डाइट का नेट चार्ज जो होता है ये उसको दर्शाता है। और डीकैड क्या प्रेडिक्ट करता है, किसी भी डाइट का डीकैड ये बताता है कि जब पशु उसे कंज्यूम करेगा तो वो पशु में मेटाबॉलिक एसिडोसिस करेगा, यानी कि ब्लड की बफरिंग कैपेसिटी को कम करेगा या ब्लड की बफरिंग कैपेसिटी को बढ़ाएगा। तो डाइट में मेजर 4 मिनरल होते हैं जो डीकैड वैल्यू कंट्रीब्यूट करते हैं, जो मेजर मिनरल होते हैं। सबसे पहला है सोडियम, दूसरा पोटेशियम, तीसरा है क्लोरीन और चौथा है सल्फर। जो ये सोडियम और पोटेशियम है ये दोनों होते हैं प्लस चार्ज के, और जो क्लोरीन और सल्फर हैं ये हैं दोनों माइनस चार्ज, नेगेटिव चार्ज जो प्रोड्यूस करते हैं। और जब इन चारों का वैल्यू हम वेट केमिस्ट्री के द्वारा एनालाइज करते हैं, और जो सामने स्क्रीन पर जो ये इक्वेशन मैंने शो की हुई है इसमें इस परसेंटेज को इंडिविजुअल एक एक आयन के परसेंटेज को हम रखते हैं इस फार्मूला में, तो हमें डाइट का नेट डीकैड वैल्यू पता लग जाता है। और अगर डीकैड वैल्यू पॉजिटिव में आएगा, यानी कि सोडियम और पोटेशियम का लेवल ज़्यादा है, तो हम ये कह सकते हैं कि वो ब्लड की बफरिंग कैपेसिटी पशु की बढ़ा रहा है। और डाइट का डीकैड लेवल अगर नेगेटिव में आ रहा है तो हम ये कहेंगे कि वो पशु के ब्लड में मेटाबॉलिक एसिडोसिस क्रिएट कर रहा है। तो नेगेटिव डीकैड की रिक्वायरमेंट क्यों है और नेगेटिव डीकैड होता क्या है? जब पशु की डाइट में ओवरऑल प्लस चार्ज वाले आयंस मतलब सोडियम और पोटेशियम कम हो जाते हैं और माइनस चार्ज के आयन मतलब क्लोरीन और सल्फर बढ़ जाते हैं, तो ओवरऑल डाइट का चार्ज नेगेटिव हो जाता है, तो उसको बोलेंगे हम नेगेटिव डीकैड हो गया। और क्या ज़रूरत है इसकी? जब डाइट का डीकैड हम नेगेटिव करते हैं तो उसका सीधा इम्पैक्ट आता है कि ब्लड का बफर का लेवल कम हो जाता है, जो हमने पीछे रिसर्च में और स्लाइड में भी देखा। ब्लड का बफर का स्तर कम होने के कारण पशु को थोड़ा मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है। जब मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है तो किडनी से कैल्शियम पेशाब के थ्रू बाहर ज़्यादा निकलना शुरू हो जाता है। जब कैल्शियम पेशाब से किडनी के थ्रू बाहर निकलेगा ज़्यादा तो ब्लड में कैल्शियम का स्तर नीचे गिरना शुरू हो जाएगा। जब ब्लड में कैल्शियम का लेवल कम होगा तो फिर पैराथायरॉयड ग्लैंड एक्टिवेट होती है और उससे एक हार्मोन रिलीज होता है पैराथार्मोन। और पैराथार्मोन का काम ये है कि वो पशु की हड्डियों से कैल्शियम को निकाल के ब्लड की तरफ ले जाता है और ब्लड में कैल्शियम का लेवल नॉर्मल कर देता है। तो अगर प्री फ्रेश काविंग से पहले 21 दिन की डाइट में हम डाइट का डीकैड लेवल नेगेटिव अचीव करते हैं तो हम कैल्शियम का लेवल नॉर्मल मेंटेन करने में सक्षम हो जाते हैं, और उसके कारण काविंग के समय पर मिल्क फीवर और सब क्लिनिकल हाइपोकैल्सीमिया जैसी बीमारियों की होने की संभावना काफ़ी हद तक कम हो जाती है। ये अब एक और ग्राफ सामने जो है इसमें दो डाइट ली गई हैं ट्रांजिशन पीरियड में। जो एक जो पिंक कलर की जो लाइन देख रहे हैं ये है कैल्शियम का लेवल पॉजिटिव डीकैड डाइट में, और ये जो ब्लैक कलर की लाइन हम देख रहे हैं ये है कैल्शियम का लेवल ब्लड में नेगेटिव डीकैड डाइट में। तो हम ये देख रहे हैं कि
काविंग के दिन, ये जो 0 डे सामने दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, काविंग के दिन जिस डाइट में डीकैड नेगेटिव है, मतलब जिस डाइट का चार्ज नेगेटिव है, उस डाइट से कैल्शियम का लेवल ब्लड में ज़्यादा नीचे नहीं जाता, जिसके कारण पशु में मिल्क फीवर और सब क्लिनिकल हाइपोकैल्सीमिया जैसी बीमारियां होने की संभावना काफ़ी हद तक कम हो जाती है, अगर उसे कंपेयर किया जाए पॉजिटिव डीकैड वाली जो नॉर्मल डाइट होती है हमारे उससे। तो इससे एक बात सामने आती है कि अगर डाइट का डीकैड हम नेगेटिव रखते हैं तो ब्लड में कैल्शियम का लेवल इम्प्रूव होता है ट्रांजिशन के टाइम पे। ये एक और ग्राफ है। अब इसमें जो पैरामीटर लिया गया वो है ब्लड में आयनिक कैल्शियम का लेवल, जो कि लगभग 50 से 60% होता है टोटल कैल्शियम लेवल का। तो और इसमें 3 तरह की डाइट ली गई है। एक है डीकैड जिसका -15 है, दूसरी डाइट जिसका डीकैड 0 है, और तीसरी है जिसका डीकैड +15 है। अब यहाँ हम देख रहे हैं फिर से 0 डे पे जैसे जैसे डाइट का डीकैड माइनस की तरफ जा रहा है प्लस से, वैसे वैसे ब्लड में आयनिक कैल्शियम का लेवल भी ज़्यादा नीचे नहीं जा रहा, मतलब आयनिक कैल्शियम का लेवल भी मेंटेन्ड है, जिससे हम कह सकते हैं कि फिर से इन पशु जिस डाइट में नेगेटिव डीकैड है उससे पशु को मिल्क फीवर और सब क्लिनिकल हाइपोकैल्सीमिया जैसी बीमारियां होने की संभावना काफ़ी कम हो जाएगी। और इससे भी ये निष्कर्ष निकल के आता है कि अगर डाइट का डीकैड नेगेटिव है तो काविंग के टाइम पे, काविंग के बाद मिल्क फीवर, सब क्लिनिकल हाइपोकैल्सीमिया जैसी जो कैल्शियम के से रिलेटेड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हैं, उन सब के होने की संभावना काफ़ी कम हो जाती है। ये एक और काफ़ी महत्वपूर्ण स्लाइड है जिसमें 2 पैरामीटर एक साथ लिए गए हैं। ये जो ग्रे कलर के जो बार हैं देख रहे हैं हम यहाँ पे, ये हैं ब्लड में आयनिक कैल्शियम, और ये जो रेडिश ब्राउन कलर के जो बार हम देख रहे हैं ये हैं यूरिन पीएच के। और ये लिए गए हैं 3 अलग अलग डाइट पे जिनका डीकैड -10, +10 और +30 है। अब हम देख रहे हैं जैसे जैसे डाइट का डीकैड -10 से +30 की तरफ जा रहा है, वैसे ही यूरिन का पीएच भी 6.5 से बढ़कर 8.5 की तरफ जा रहा है, मतलब यूरिन का पीएच एसिडिक से बेसिक की तरफ जा रहा है। और हम ये भी कह सकते हैं जैसे डाइट का डीकैड +30 यानी कि +30 से -10 की तरफ जा रहा है, वैसे ही यूरिन का पीएच भी बेसिक से एसिडिक हो रहा है, पीएच 8.5 से 6.5 की तरफ जा रहा है। और साथ ही साथ वैसे ही डाइट का डीकैड जब 30 से -10 की तरफ जा रहा है तो ब्लड में जो ग्रे कलर के बार हैं ये आयनिक कैल्शियम को दर्शाते हैं, तो ब्लड में आयनिक कैल्शियम का लेवल भी बढ़ रहा है। तो इससे हम ये सीधा सीधा ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जब डाइट का डीकैड नेगेटिव होता है, एक तो ब्लड में आयनिक कैल्शियम का लेवल बढ़ता है, और दूसरा यूरिन का पीएच भी एसिडिफाई होता है, मतलब एसिडिक यूरिन पीएच देखने को मिलता है। तो इससे हम सीधा सीधा ये कोरिलेट कर सकते हैं कि अगर यूरिन का पीएच एसिडिक है तो ब्लड में आयनिक कैल्शियम का लेवल भी मेंटेन्ड है। और ये सब हम अचीव करते हैं डाइट का डीकैड नेगेटिव करके। तो अब हम बात करते हैं कि क्या कौन सा ऐसा विकल्प उपलब्ध है जिसको हम ट्रांजिशन की प्री फ्रेश डाइट में इस्तेमाल करके एक तो डिज़ायर्ड जितना डीकैड लेवल डाइट का चाहिए वो हम अचीव करें, और भी उससे संबंधित बेनिफिट ले सकें, ताकि जो पशु का ट्रांजिशन पीरियड काफ़ी स्मूथ निकले और कम से कम उसको कैल्शियम से रिलेटेड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो और उसका मैक्सिमम प्रोडक्शन का जेनेटिक पोटेंशियल एक्सप्लोर हो सके, और जो आने वाला लैक्टेशन है वो किसान भाइयों के लिए बेनिफिशियल हो सके। तो ये एक विकल्प उपलब्ध है, इसका नाम है बायोक्लोर। तो कैसे बायोक्लोर बनाया जाता है?
बायोक्लोर एक नेचुरल बैक्टीरियल फर्मेंटेशन का प्रोडक्ट है। तो हम सामने स्क्रीन पे भी देख सकते हैं कि अ, दो अमीनो एसिड, एक तो ग्लूटामिक एसिड और दूसरा लाइसिन अमीनो एसिड, जब बैक्टीरियल फर्मेंटेशन के द्वारा बन रही होती हैं तो उसी के दौरान जो कुछ प्रेसिपिटेट और मेटाबोलाइट्स बनते हैं, उनको जब वीट मीट्स कैरियर पे एक पेटेंटेड प्रोसेस के द्वारा ड्राई किया जाता है तो एक प्रोडक्ट बनता है, उसका नाम है बायोक्लोर, जो कि एक नेचुरल फर्मेंटेशन का प्रोडक्ट है। और इसके साथ साथ इसमें जो, क्योंकि ये बैक्टीरियल फर्मेंटेशन का प्रोडक्ट है तो इसमें बैक्टीरियल रेमनेंट्स, उसके डीएनए और उसके प्रोटीन्स भी उपलब्ध होते हैं। तो अब बात करते हैं कि बायोक्लोर क्या है। बायोक्लोर एक लाइट ब्राउन कलर का ग्रेनुलर मटेरियल है, जो कि मोलासस की तरह जिसका स्मेल है, मतलब सीरे के जैसा जिसका स्मेल है। और ये एनाइनिक प्रोटीन का सोर्स है और जो कि काफ़ी पैलेटेबल है, जिसे खाने में पशु को कोई समस्या नहीं होती। और ये एनाइनिक है, मतलब इसका डीकैड भी नेगेटिव है। और इसके अंदर लगभग 49% क्रूड प्रोटीन है, जो कि रिच है काफ़ी मात्रा में, जिसके अंदर पेप्टाइड्स, अमीनो एसिड और न्यूक्लियोटाइड जो कि जेनेटिक मटेरियल होता है, ऐसे कंपाउंड्स हैं जो कि रूमन के अंदर बहुत धीरे धीरे घुलते हैं, जिसके कारण वो रूमन के माइक्रोफ्लोरा की ग्रोथ को काफ़ी प्रमोट करते हैं। और रूमन में धीरे धीरे घुलने का इसका कारण है कि ये एक पेटेंटेड लो टेम्परेचर की ड्राइंग प्रोसेस से बनाया जाता है। और इस प्रोसेस के बिना तो कोई भी प्रोटीन जो होगा वो रूमन में काफ़ी स्पीड से घुलता है, जिसके कारण वो अमोनिया में कन्वर्ट होके काफ़ी मात्रा में वेस्ट भी होता है और अ, उसका काफ़ी ज़्यादा प्रोपोर्शन मेटाबोलाइजेबल प्रोटीन में कन्वर्ट नहीं हो पाता। तो अब बात करते हैं कि बायोक्लोर कैसे काम करता है और इसके क्या बेनिफिट हैं। तो बायोक्लोर मेनली तीन तरह से काम करता है। सबसे पहला तो है डाइट का डीकैड लेवल। ये डाइट के डीकैड लेवल को कम करता है, मतलब नेगेटिव डीकैड अचीव करने में मदद करता है ओवरऑल राशन की, जो कि ज़रूरत है प्री फ्रेश ट्रांजिशन डाइट में। दूसरा, रूमिनल फर्मेंटेशन को इम्प्रूव करता है, क्योंकि ये माइक्रोबियल प्रोटीन बनने में ज़्यादा मदद करता है, जिसके कारण फर्मेंटेशन और डाइजेशन भी रूमन में अच्छा होता है। तीसरा, मेटाबोलाइजेबल प्रोटीन की मात्रा भी ये बढ़ाता है। तो बायोक्लोर एक काफ़ी पैलेटेबल एनाइनिक प्रोटीन का सोर्स है, जिसका डीकैड वैल्यू -388.36 मिली इक्विवेलेंट प्रति 100 ग्राम है। और जब इस नेगेटिव डीकैड वैल्यू के प्रोटीन को हम डाइट में ऐड करते हैं तो हम ओवरऑल राशन का नेगेटिव डीकैड अचीव करने में सक्षम हो जाते हैं, जिसके कारण काविंग के बाद मिल्क फीवर, सब क्लिनिकल हाइपोकैल्सीमिया, आरओपी और मेट्राइटिस जैसी बीमारियों की होने की संभावना काफ़ी कम हो जाती है। बायोक्लोर के अंदर काफ़ी अच्छी मात्रा में हाई क्वालिटी की अमीनो एसिड्स, जेनेटिक मटेरियल, न्यूक्लियोटाइड्स और पेप्टाइड्स जो कि शॉर्ट चेन अमीनो एसिड होती हैं, वो अवेलेबल हैं, जो काफ़ी स्लोली रूमन के अंदर डिग्रेड होता है। और ये सारी चीज़ें डायरेक्टली जो रूमन में जो माइक्रोफ्लोरा अवेलेबल होते हैं वो एज ए फूड की तरह इनको कंज्यूम करते हैं, जिसके कारण रूमन के माइक्रोफ्लोरा की ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती है, जिसके कारण फर्मेंटेशन और डाइजेशन, ये सारी चीज़ें भी काफ़ी इम्प्रूव होती हैं। जब बायोक्लोर के कंजम्पशन के कारण रूमन के माइक्रोफ्लोरा की मात्रा काफ़ी अच्छी होती है, तो एक और बात देखी गई है कि ट्रांजिशन पीरियड के दौरान राशन का बदलाव भी होता है। ड्राई पीरियड में पशु का अधिकतर राशन कम एनर्जी और हाई फाइबर कंटेंट का होता है, और काविंग के बाद पशु का राशन
हाई एनर्जी और लो फाइबर का कंटेंट का होता है कंपैरेटिवली। तो जब ये राशन का बदलाव होता है तो डाइजेस्टिबिलिटी, रूमन की डाइजेशन और माइक्रोफ्लोरा को एडजस्ट होने में भी कुछ टाइम लगता है, जिसके कारण पशु का ड्राई मैटर इनटेक कम होता है। लेकिन बायोक्लोर के कारण जब पहले से ही माइक्रोफ्लोरा की मात्रा काफ़ी अच्छी होती है रूमन में, तो उसे राशन, बदले हुए राशन में एडजस्ट होने में काफ़ी कम समय लगता है, जिसके कारण ड्राई मैटर इनटेक कम नहीं होता। और वैसे भी ट्रांजिशन के समय में पशु काफ़ी स्ट्रेस से गुजर रहा होता है, तो जब ड्राई मैटर इनटेक कम नहीं होगा तो स्ट्रेस भी काफ़ी कम हो जाता है। और एक और ख़ास बात है कि बायोक्लोर के अंदर ग्लूटामिक एसिड की मात्रा भी काफ़ी अच्छी है, और ग्लूटामिक एसिड काफ़ी ज़रूरी है आंतों के जो सेल्स होते हैं एंट्रोसाइट्स, उनकी मल्टीप्लिकेशन, रेप्लिकेशन और प्रोलिफरेशन के लिए, जिसके कारण आंतों की हेल्थ, मतलब इंटेस्टाइनल हेल्थ काफ़ी अच्छी रहती है। और अगर इंटेस्टाइन की हेल्थ अच्छी रहेगी तो जो भी फूड रूमन से और एबोमेसम से पास होकर आंतों में पहुंचा है, उसकी डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन काफ़ी अच्छी होगी। तो हम कह सकते हैं कि जो भी पशु ने खाया है वो काफ़ी अच्छी मात्रा में पशु के शरीर में लगेगा। तो इन सब बातों को हम एक ही स्लाइड में शो करने की कोशिश करते हैं कि जो बायोक्लोर है वो है रिच अमीनो एसिड, पॉलीपेप्टाइड और न्यूक्लियोटाइड में, और ये चीज़ें काम आती हैं एज ए बिल्डिंग ब्लॉक रूमन के बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए। क्योंकि जब रूमन के बैक्टीरिया को भी हम एनालाइज करें तो उसकी बॉडी में लगभग 70% तो प्रोटीन होता है और 30% जेनेटिक मटेरियल होता है। और जब ये चीज़ें बनी बनाई बायोक्लोर के रूप में उपलब्ध होती हैं तो रूमन के बैक्टीरिया डायरेक्टली उसको खाना पसंद करते हैं, बजाय कि जो पशु ने खाया है उसको डाइजेस्ट करके और फिर अपने मोलिक्यूल बनाने की। और इससे काफ़ी उनकी एनर्जी भी बच जाती है, और इसके कारण बैक्टीरिया की ग्रोथ काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है, जो सीधा सीधा इफेक्ट करता है पशु की डाइजेस्टिबिलिटी को। और जो भी डाइट पशु ने ली है उसकी डाइजेशन काफ़ी अच्छी हो जाती है। और इसके साथ साथ जब माइक्रोफ्लोरा की क्वांटिटी बढ़ती है तो वो ओवरऑल बैक्टीरियल प्रोटीन का लेवल काफ़ी अच्छा हो जाता है, जो कि माइक्रोबियल प्रोटीन बोला जाता है जिसको। और जब माइक्रोबियल प्रोटीन भी काफ़ी अच्छा होगा, और बायोक्लोर एक और काम करता है कि जो भी डाइट में हम प्रोटीन दे रहे हैं उसकी बाईपास वैल्यू को भी काफ़ी अच्छा इम्प्रूव करता है। जब बाईपास वैल्यू प्रोटीन की बढ़ेगी और साथ में माइक्रोबियल प्रोटीन भी बढ़ेगा, तो ओवरऑल जो मेटाबोलाइजेबल प्रोटीन, जो प्रोटीन पशु की आंतों में पहुंचता है डाइजेस्ट होने के लिए, उसकी क्वांटिटी भी काफ़ी इम्प्रूव होती है, जो कि एक मेटाबोलाइजेबल प्रोटीन काफ़ी क्रिटिकल फैक्टर है प्री फ्रेश ट्रांजिशन डाइट में। अब बात करते हैं प्रोटीन न्यूट्रिशन की। तो हम जो भी डाइट लगभग फार्मूलेट करते हैं या अवेलेबल है तो वो क्रूड प्रोटीन के बेस पर फार्मूलेट की जाती है, लेकिन जो रूमिनेंट्स होते हैं उन्हें मेटाबोलाइजेबल प्रोटीन की ज़रूरत होती है, ना कि क्रूड प्रोटीन की। क्योंकि जब रूमन में बैक्टीरिया की फर्मेंटेशन होती है और बैक्टीरिया के द्वारा की गई फर्मेंटेशन फूड की और डाइजेशन होती है, तो उसमें काफ़ी मात्रा में जो प्रोटीन होता है वो अमोनिया के रूप में कन्वर्ट होके शरीर से वेस्ट हो जाता है, जो कि पशु के शरीर में एसिमिलेट नहीं हो पाता। तो हम कह सकते हैं कि पशु को मेटाबोलाइजेबल प्रोटीन की ज़रूरत होती है। और जो मेटाबोलाइजेबल प्रोटीन होता है वो होता है जो रूमन के माइक्रोबियल प्रोटीन, उसमें जब ऐड करेंगे हम रूमन का बाईपास प्रोटीन तो उसे हम कहते हैं मेटाबोलाइजेबल प्रोटीन, जो कि पशु की आंतों में जाकर डाइजेस्ट और एब्जॉर्ब होता है। अब बात करते हैं बायोक्लोर के ट्रायल्स और जो रिसर्च है बायोक्लोर की अभी अवेलेबल। ये जो सामने हम स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये 13,000 पशुओं में
बायोक्लोर का ट्रायल लिया गया है, जहां पर प्री फ्रेश ट्रांजिशन डाइट में 21 दिन के लिए बायोक्लोर का इस्तेमाल किया गया। और क्या देखने को मिला कि जो मिल्क फीवर के केस हैं वो लगभग 85% कम हुए, और जो आरओपी के केसेस हैं वो लगभग 66%, और जो यूट्राइन इन्फेक्शन के केस हैं वो लगभग 71% कम देखने को मिले ट्रांजिशन पीरियड यानी काविंग के दौरान और काविंग के बाद। और काविंग के बाद जब 21 दिन तक डेटा रिकॉर्ड किया गया उन्हीं पशुओं का जिसमें बायोक्लोर इस्तेमाल हुआ, तो ये देखने को मिला कि जो ड्राई मैटर इनटेक है उन पशुओं का लगभग 3.5 पौंड प्रतिदिन, और जो मिल्क इल्ड है वो भी लगभग 17 पौंड प्रतिदिन की एवरेज से ज़्यादा पाया गया उन पशुओं में जिनमें बायोक्लोर इस्तेमाल हुआ। और ये सब एक काफ़ी अच्छा इकोनॉमिकल रिटर्न है डेयरी बिजनेस में। एक और केस स्टडी है कंसास डेयरी की, जिसके 3 अलग अलग साइट पर जो डेयरी फार्म थे वहाँ काफ़ी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर ट्रांजिशन पीरियड में देखने को मिल रहे थे। तो उन्होंने भी उन मेटाबॉलिक डिसऑर्डर को दूर करने की कोशिश की बायोक्लोर का इस्तेमाल से। तो ये देखने को मिला कि बायोक्लोर के इस्तेमाल से तीनों डेयरी साइट पे लगभग 91%, 82.4% और 27.3% आरओपी यानी कि जेर अटकना के केसेस में कमी पाई गई जब उन्हें कंपेयर किया हर्ड की प्रीवियस हिस्ट्री से। और डेयरी साइट्स पर लगभग 14% और 11.4% ओपन अप यानी कि अर्ली लैक्टेशन का जो मिल्क प्रोडक्शन में भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिला। अब बात करते हैं कि बायोक्लोर के इस्तेमाल से डाइजेस्टिबिलिटी पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो सबसे पहला तो ये एक रिसर्च है जहां बायोक्लोर का इस्तेमाल किया गया और ये देखने को मिला जो डाइट का क्रूड प्रोटीन पशुओं को दिया गया था उसकी डाइजेस्टिबिलिटी में लगभग 37% का इम्प्रूवमेंट पाया गया। और माइक्रोबियल प्रोटीन जो प्रोड्यूस हुआ रूमन में माइक्रोबियल फर्मेंटेशन और माइक्रोफ्लोरा के प्रोडक्शन ज़्यादा होने के कारण वो लगभग 16% ज़्यादा पाया गया बायोक्लोर के इस्तेमाल से जब उसे कंट्रोल से कंपेयर किया। और जो डाइट का ओवरऑल ऑर्गेनिक मैटर है उसकी डाइजेस्टिबिलिटी में भी लगभग 8% ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली बायोक्लोर के इस्तेमाल से। तो अब बात करते हैं कि बायोक्लोर को इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए डेयरी राशन में। तो इसके 2 मेथड हैं। पहला तो है वेट केमिस्ट्री का एनालिसिस किया जाए पूरे राशन का, और दूसरा है यूरिन पीएच की टेस्टिंग की जाए। तो वेट केमिस्ट्री एनालिसिस में क्या होता है कि जो राशन पशु को दिया जा रहा है उसके अंदर सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन और सल्फर का एनालिसिस किया जाता है वेट केमिस्ट्री टेस्ट के द्वारा, और पता लगाया जाता है कि कितने कितने % ये सभी मिनरल अवेलेबल हैं। और इन चारों के कंटेंट को जब डीकेड इक्वेशन में रखा जाता है तो डाइट का ओवरऑल डीकेड वैल्यू निकल के आता है। अब आवश्यकता अनुसार बायोक्लोर को ऐड किया जाता है ताकि जितना हमारा टारगेट -8 से -10 मिली इक्विवेलेंट प्रति 100 ग्राम डीकेड वैल्यू हमें ओवरऑल ट्रांजिशन का सेट करना है उसके अनुसार बायोक्लोर की क्वांटिटी ऐड की जाती है। और कोशिश हम ये करते हैं कि बायोक्लोर को एक प्राइमरी मेटाबोलाइजेबल प्रोटीन का सोर्स समझकर ही इस्तेमाल किया जाए। और ट्रांजिशन राशन, प्री फ्रेश ट्रांजिशन राशन का ऑप्टिमम जो हमें डीकेड वैल्यू की ज़रूरत है वो है -8 से -10 मिली इक्विवेलेंट प्रति 100 ग्राम ड्राई मैटर। उदाहरण के तौर पर एक डाइट हम लेते हैं जिसमें 50% फॉरेज है और 50% ग्रेन है, और फॉरेज में 50-50% मेज साइलेज और है हैं, और तीनों का हमने लिया है कि डीकेड वैल्यू 15, 50 और 0 है। और बाद में उनके
परसेंटेज के अनुसार उनकी डीकैड वैल्यू से जब मल्टीप्लाई किया जाएगा और उसका सम किया जाएगा तो उस डाइट का टोटल एस्टिमेटेड डीकैड वैल्यू आ जाता है। और उसी के अनुसार वेटेड एवरेज से बायोक्लोर की क्वांटिटी ऐड की जाएगी और जो टारगेट डीकैड हमें चाहिए वो हम अचीव कर लेते हैं। दूसरा जो मेथड है वो है बड़ा ही साधारण और सरल है, जो है यूरिन पीएच टेस्टिंग मेथड। जैसा कि हमने पीछे भी डिस्कस किया था कि जब डाइट का डीकैड हम नेगेटिव अचीव कर लेते हैं तो ब्लड में कैल्शियम और आयनिक कैल्शियम का स्तर मेंटेन होता है और बढ़ता भी है प्री फ्रेश डाइट में ट्रांजिशन के दौरान। और साथ के साथ जो यूरिन का पीएच है वो हमें देखने को मिलता है कि वो एसिडिक साइड में चला जाता है। तो उसी पर आधारित यह टेस्ट भी है। इसमें क्या किया जाता है कि पशु की प्री फ्रेश ट्रांजिशन डाइट में लगभग 700 ग्राम से 750 ग्राम प्रतिदिन बायोक्लोर ऐड किया जाता है और फिर तीसरे दिन हम यूरिन पीएच को चेक करते हैं। और जब यूरिन का पीएच जो नीचे दिए गए हम टारगेट यूरिन के पीएच आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इसके बीच में आ जाता है तो हम समझते हैं कि बायोक्लोर की डोज आवश्यकता अनुसार दे दी गई है। अगर यूरिन का पीएच इससे ज़्यादा आता है या बेसिक साइड में 7 से ऊपर आता है तो हमें बायोक्लोर की डोज में थोड़ी वृद्धि करनी चाहिए ताकि हमें ये टारगेटेड यूरिन पीएच अचीव हो और ट्रांजिशन के दौरान काविंग के बाद जो आने वाली मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हैं और उससे संबंधित समस्याएं हैं वो आने की संभावनाएं काफ़ी कम हो जाएं। तो आज की हमारी डिस्कशन का समरी ये है कि ट्रांजिशन पीरियड एक बड़ा ही क्रूशियल पीरियड है पूरी लैक्टेशन के लिए। डाइट में डीकैड चेंज करने से हम ब्लड की बफरिंग कैपेसिटी को भी चेंज कर सकते हैं पशु की। अगर प्री फ्रेश ट्रांजिशन डाइट में नेगेटिव डीकैड यूज़ किया जाता है तो उससे ब्लड का कैल्शियम लेवल भी मेंटेन रहता है और कैल्शियम से रिलेटेड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर भी कम होते हैं और साथ में हमें यूरिन पीएच में भी कमी, एसिडिक यूरिन पीएच भी देखने को मिलता है। बायोक्लोर अगर हम प्री काविंग ट्रांजिशन डाइट में यूज़ करते हैं तो उसका बेनिफिट ये है कि एक तो ट्रांजिशन से रिलेटेड जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है वो काफ़ी कम होने की संभावना हो जाती है। दूसरा, रूमन की फर्मेंटेशन काफ़ी इम्प्रूव होती है क्योंकि जो इसके अमीनो एसिड, पेप्टाइड्स और न्यूक्लियोटाइड हैं वो रूमिनल माइक्रोबियल प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं, जिसके कारण ड्राई मैटर इनटेक भी ट्रांजिशन पीरियड यानी कि पेरी पार्चुरिएंट पीरियड में मेंटेन रहता है। तीसरा, इसके इस्तेमाल से ओपन अप मिल्क प्रोडक्शन, मतलब जो काविंग के बाद जो पहले 20-21 दिन का जो मिल्क प्रोडक्शन है वो भी काफ़ी इम्प्रूव होता हुआ दिखाई देता है। तीसरा, बायोक्लोर के इस्तेमाल से हमें काफ़ी स्मूथ ट्रांजिशन देखने को मिलता है। ये कुछ रेफरेंस हैं जो डीकैड और बायोक्लोर की स्टडी से संबंधित हमने यहाँ ऐड किए हैं, आप ये भी देख। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमारी टेक्नोलॉजी को डिस्कस करने के लिए हमें इतना समय दिया और इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन है तो हम डिस्कस कर सकते हैं। नीचे मेरा मेल आईडी और मेरा फ़ोन नंबर भी दिया हुआ है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।